हे गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार वीके इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाजिर हैं एक सेमीकंडक्टर का नया टॉपिक लेकर और इसमें समझेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली याद कर लेते हैं भाई, याद कर लेते हैं कि हाँ फॉरबिडन गैप कितना होता है सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, कंडक्टर में, तो ऐसे याद कर लेते हैं। लेकिन इसका रियली कहां से आया, कैसे आया, क्या होता है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या है कि इससे आगे हम लोग अब धीरे 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 वीडियो लाएंगे। सेमीकंडक्टर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक आएगी, सारी वीडियो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं ना, वो सारी की अब वीडियो आती रहेंगी। क्या था कि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इस कारण वीडियो नहीं आ पा रही। तो अब हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड कहने का क्या मतलब भाई, एनर्जी बैंड मतलब क्या समझते हैं, ग्रुप। बैंड मतलब क्या समझे, ग्रुप, यानी कि एनर्जी का ग्रुप, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैंड। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। आप लोग बोलिएगा कि फिर से एक नया वर्ड आ गया, नया लाइन आ गया कि अरेंजमेंट होता है भाई मॉलिक्यूल्स का। मैंने क्या बताया कि अरेंजमेंट होता है, अलग अलग सब्सटेंस में ना अलग अलग अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। इसे समझिए, हम एक एक बात बोलेंगे ना तो उसका मैंने पूरी तरह से उसका जो भी होता है ना प्रॉब्लम मैं उसे दूर कर दूंगा और तब पूरा बारीकी से जानेंगे कि कहां से क्या आया। तो इसमें क्या होता है ना कि अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। अब आप लोग पूछेगा भाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, है ना। एक नया वर्ड आ गया तो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक एटम जब आपस में मिलते हैं ना तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। आगे समझते हैं भाई। अब भाई दो एटम या दो से अधिक एटम, अब आप लोग सोचिए कि हाँ भाई एटम तो बहुत सारे होते हैं। आपने ठीक सोचा कि एटम बहुत सारे होते हैं। देखिए तो इसमें भी ना मॉलिक्यूल जो होता है ना वो दो तरीके के बन जाते हैं। मान लीजिए कि ब्लू पेन है, ब्लू पेन तो है ही। अब मान लीजिए कि इससे मैं एटम बनाता हूं तो जैसे एक एटम ए है, एक एटम बी है, ठीक। अब एक एटम फिर दूसरा लेता हूं, अब फिर दूसरा लेता हूं, ये भी एक दूसरा एटम है, ये भी दूसरा है, लेकिन बता रहा हूं कि हाँ उसी कैटेगरी का है। अब मान लीजिए कि ये कोई सी एटम है और ये कोई दूसरा एटम है, ये भी कोई दूसरा एटम है, भाई इसका सेम प्रॉपर्टी है लेकिन इस दोनों का अलग अलग है। तो ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा, इस दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो आप बोलिएगा भाई एनर्जी से क्या इसका संबंध है। देखिए एटम है, ठीक, एटम है तो एटम का क्या होगा एटम के पास कुछ एनर्जी होती है नहीं होती है। एटम जो होता है उसके पास कुछ एनर्जी होती है। एटम, देखो एटम बनता कैसे, आप फिर सोचिएगा भाई एक एटम आ गया नया वर्ड, क्या आया, एटम आ गया नया वर्ड। तो आप तो एटम बनती कैसे है, तो ये बनता है ना, ये तीन सब एटम से मिलके ये बना होता है एटम। भाई आप बोलिएगा भाई सब एटम क्या होता है फिर। देखिए सब एटम जो होता है ना वो होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तीनों जो है ना सब एटम है। क्या है, सब एटम है। ये दोनों को जो लिखा जाता है, इसको कहां लिखा जाता है, न्यूक्लियस में। इसको कहां लिखा जाता है, बाहर। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अभी मैं बताता हूं, सारी बात बताऊंगा, तो हम लोग लिखते हैं। तो अब आप लोग ये बताइएगा, एक छोटी सी टास्क है आपको कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। ये दोनों बात आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए अब भाई आप सोचिएगा भाई इस क्या मतलब है भाई एनर्जी का। देखिए हम आपको समझाते हैं। क्या होता है कि कोई एटम होगा, ठीक, एटम जो होता है ना वो तीन सब एटॉमिक
एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। मतलब क्या होगा भाई, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या है, सेल है। सेल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहां लिख दूं, इसे रफ करता हूं, ठीक। कुछ ऐसा लिखते हैं 1s² 2s² 2p6 सॉरी 1s² 2s² 2s² 2p² नहीं 2p6 होता है ना, 3s², कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब देखिए क्या है कि एटम है, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो हम लोग समझते हैं एटम के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी होता है। आगे देखते हैं, इस वाले को सेल जो है ना, इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, इसको क्या कहते हैं, एम्पैथी सेल। सेल या इसको हम लोग बोलते थे ना कंडक्शन सेल। सेल आगे समझते हैं। देखिए हम लोग इसे जो है ना, इसे कुछ हम लोग यहाँ पे अलग तरह से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, अभी बताता हूं आपको। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s² 2s² 2p6 3s², यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, इस एनर्जी लेवल, इस एनर्जी स्टेट के। यह क्या होता है, एनर्जी स्टेट होता है। देख रही है, ठीक। अब देख रही होगी। तो देखिए अब मैंने क्या बताया कि दो एटम से मिलकर बना होता है। अब मान लीजिए कि दो एटम, अब हम लोग एक एटम को उठाते हैं, एक एटम, तो भाई एक एटम तो उसमें जो एनर्जी होगा वो भी कम होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से 1s, मैंने एक एटम के लिए बता रहा हूं पहले अभी, क्या कि मैंने बताया है कि सब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। 2s 2p 3s, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक के लिए बनाया है, तो देखिए अलग अलग मैंने बोला। देखिए भाई अलग अलग क्या मतलब है, अलग अलग का मतलब ये है कि लिक्विड में अलग होगा, गैस में अलग होगा, सॉलिड में अलग होगी। यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर में यही तीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली यहाँ पे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो है सॉलिड सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में। तो भाई देखिए जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो गैस में वो बहुत दूर होता है, मतलब पास में नहीं होता है। और जो लिक्विड होता है उसमें बीच में होता है, मॉडरेट, मिडिल में। और जो ये है सॉलिड है, उसमें जो होता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बहुत पास में होता है। बहुत पास मतलब भाई उसमें ज्यादा एनर्जी होगा, है ना। बहुत पास मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी होगा। तो मान लीजिए कि हम इसके सॉलिड के लिए बना देते हैं। सॉलिड में क्या होता है कि उसमें ज्यादा होगा, मान लीजिए कि मोर देन बहुत सारा एनर्जी। इसको हम कैसे लिख देते हैं, कुछ हम लोग इसको इस प्रकार से इसको मोटा कर देते हैं, बहुत सारा, है ना। इसको मोटा कर दिया, बहुत सारा एनर्जी है ना, इसलिए हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, समझे। बहुत सारा एनर्जी के लिए हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है ना, क्या होता है कि अब जैसे देखिए हमने क्या बताया कि 2 और मोर देन 2 एटम से मिलकर क्या बना, हमारा क्या बना, मॉलिक्यूल्स बना, ठीक। मॉलिक्यूल्स के कारण क्या आया, मॉलिक्यूल्स के कारण क्या आया, एनर्जी आया। कुल मिला के बात यही ना है, मॉलिक्यूल्स जो बना एटम से बना, एटम में होते हैं एनर्जी, और एनर्जी से क्या आता है, एनर्जी। देखिए तो वहां पे जो अलग अलग जो था, अलग अलग जो मैंने बी और सी बनाया था, बी और सी बनाया था, सॉरी सी और डी बनाया था, जो एटम सी और जो डी एटम बनाया था। तो ये और देखिए और हमने क्या बनाया था, ए बी। तो क्या था ये भाई, ये एक तरह का एटम था, ये अलग अलग टाइप के एटम था। तो क्या था ना कि
ये क्या चाहता है ना यहाँ पे कि जो एक तरह का एटम है वो अप्रोच करता है ना कि भाई हम तुम जो हो हमारे पास आ जाओ, दूसरे वाले को, कि अपना अपना एक साथ मिल जाते हैं और दूसरे को हटा देते हैं अपने ग्रुप से, यही होता है। तो वो क्या करता है ना कि जैसे ही वो मान लीजिए कोई जो एक जैसा एटम होता है वो अपना पास बुलाया, अब जैसे ही वो पास बुलाया तो क्या करता है, एक न्यू एनर्जी लेवल जनरेट कर लेता है। क्या बना लिया, न्यू एनर्जी लेवल। तो वहां से क्या आया कि भाई एनर्जी बैंड बन गया। क्या बन गया, एनर्जी बैंड बन गया। समझे एनर्जी बैंड क्या होता है कि भाई बहुत सारा एटम है, वो एटम जो है ना कि वो अलग अलग से मिलके बना हुआ है। कोई दूसरे ग्रुप का एटम है, कोई दूसरे ग्रुप का एटम है, कोई तीसरे ग्रुप का है, कोई चौथा का है, इस टाइप से। तो कहता है ना कि भाई जो अपना अपना ग्रुप के है वो अपने पास आ जाओ, जो दूसरे को उसको भेज देते हैं, ठीक ना, उसको अपने पास भेज देते हैं। तो जो अपना अपना मिल जाता है ना तो उससे जो एनर्जी आया वो एक एनर्जी बैंड कहलाता है। क्या कहलाया, एनर्जी बैंड। ठीक, अब आते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। तो वो जो एनर्जी जो बना ना एनर्जी, वो क्या होता है कि वो एक न्यूक्लियस फोर्स से बन जाता है। कौन सा फोर्स से बन जाता है, न्यूक्लियस फोर्स। अब भाई सोचिएगा न्यूक्लियस फोर्स, देखो भाई न्यूक्लियस फोर्स के बारे में बता देता हूं एक बात। अभी तक के पूरे यूनिवर्स में अभी तक के जो सबसे तगड़ा फोर्स है ना वो न्यूक्लियस फोर्स है। कौन सा है, न्यूक्लियस फोर्स। फिर आप सोचिएगा अरे भाई हम तो पढ़ते थे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी वाला बहुत सारा फोर्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका फोर्स क्यों ना, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूं। ये वाला जो न्यूक्लियस फोर्स जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा ये है कि न्यूक्लियस जो होता है ना वो यहाँ पे होता है, यह दिख रहा है यहाँ, ये जो होता है न्यूक्लियस, ये जो फोर्स लगता है इसी के आसपास लगता है। अब एक बात सोचो, एक तो एटम कितना छोटा, आप सोच ही सकते हो, एटम बहुत ही छोटा होता है भाई, उसमें भी ये न्यूक्लियस, समझ रहे हो। अब इसका एक और ओवरव्यू देता हूं। ये न्यूक्लियस फोर्स जो होता है ना, इसी के कारण सूर्य से रोशनी निकलती है, बम वगैरह बनता है, बम विस्फोट जो होता है। आप चाहे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो देखते हैं जहां पे बिजली जनरेट होती है, भाई यही सब होता है वहां पे, फिजन फ्यूजन। अगर आपने नहीं देखा है ना कि हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाइए और उसे देखिए। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस फोर्स कितना तगड़ा होता है। लेकिन कहाँ होता है ये एटम के, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो बहुत ही तगड़ा फोर्स होता है, इसलिए हम लोग इसका बात नहीं करते, हम लोग बात किसका करते हैं, इसका बात करते हैं वैलेंस वाला का और ये कंडक्शन वाली के, इसलिए बता दिया हूं जब बात आया है तो। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो जो ये फोर्स से बंध गया ना, जो ये तगड़ा वाला फोर्स से बन गया, तो फोर्स से जो बना ना, जो एनर्जी लेवल फोर्स से बन गया, वो किस में आता है, वैलेंस बैंड में। किस में आता है, वैलेंस बैंड में। जो न्यू एनर्जी लेवल बना था, ठीक, अपना अपना एटम से, तो वो एटम एक न्यूक्लियर फोर्स के साथ बन गया, वो किस में आता है, वैलेंस बैंड में। ठीक, अब कंडक्शन बैंड की बात कर ले। तो वो जो फोर्स बना था, जो न्यूक्लियर फोर्स के साथ बंध गया था, उसमें से ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं कुछ रूम टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होता है ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड में। कहां चल जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और फॉरबिडन गैप की अगर बात कर ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसमें रुकता ही नहीं है। करे क्या मतलब भाई, खाली रहता है, समझे, खाली रहता है। तो आपको इसका एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि भाई कैसे आया, कहां से आया। तो ऐसे ही अब हम लोग समझते हैं कि अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। जैसे फॉरबिडन गैप होता है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूं कि सिलिकॉन के केस में कितना होता है, जर्मेनियम के केस में कितना होता है, गैलियम आर्सेनाइड के केस में कितना होता है, सेमीकंडक्टर के केस में कितना होता है, इंसुलेटर के केस में कितना होता है। अभी मैं ये भी प्रश्न बता दे रहा हूं। देखो भाई यहाँ लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग देख लीजिए क्या है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन के केस में जो होता है ना, वो कितना होता है,
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, इससे लिख देता हूं, दिख रही है, साफ से लिख देता हूं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम की बात कर ले तो ये होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली होता है 0.7 का, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग बात कर ले गैलियम आर्सेनाइड का, ये कितना होता है, 1.441 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर हम इंडियम फॉस्फेट की बात कर ले तो क्या होता है, ये होता है 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर, भाई सेमीकंडक्टर का जो होता है ना, सेमीकंडक्टर का वो नियरली इक्वल टू होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, देख लीजिए ना भाई, 1.1 और 0.7 ये दोनों जो होता है ना, ये सेमीकंडक्टर में आता है। अगर हम लोग इंसुलेटर की बात कर ले तो ये मोर देन होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक ना। और एक चीज और छूट गया, क्या छूटा भाई, वो है कंडक्टर। कंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। ठीक,